वेलकम ऑल ऑफ यू। जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो था हमारा टीआरएनए का स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन अबाउट द एंजाइम्स। ओके, एंजाइम के बारे में हमने क्या पढ़ा है बच्चों की एंजाइम का इंपॉर्टेंस क्या होता है। किसी भी सेल में आप लोगों को पता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। हमने फर्स्ट चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं है तो हम उसे लिविंग नहीं बोल सकते। ओके, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट होना। ओके, तो जहां हम खुद की बात करते हैं या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी प्लांट या फिर एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस व्हिच इज ऑकर इनसाइड द बॉडी, और उसे कैरी आउट करने के लिए चाहिए होता है एंजाइम। अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो जो भी बाय प्रोडक्ट बनना है, अगर जो भी बाय प्रोडक्ट बनना है या फिर जो भी सब्सटेंसेस बनने हैं आपके बॉडी में या फिर किसी का ब्रेकडाउन कराना है तो भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए। अगर एंजाइम नहीं प्रेजेंट है तो हमने पहले ही बोला है कि अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो लो हो जाता है। ओके, अलॉन्ग विद दैट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये हाई और लो रेट किसके ऊपर डिपेंड है? ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, अगर कोई एंजाइम पार्टिसिपेट भी कर रहा है रिएक्शन में तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा बच्चों? वो सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, वो खुद को बदलेगा नहीं। वो क्या बोलता है कि मुझे नहीं बदलना है, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा लेकिन मैं बदलूंगा नहीं। तो कभी भी एंजाइम खुद को नहीं बदलते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा, जिस भी सब्सटेंस पे ये एक्ट होगा, उसे सिर्फ चेंज करेगा इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट। ओके, तो ये एंजाइम की एक्टिविटी होती है। मैंने पहले ही बोल दिया था आई थिंक आप लोगों को कि एंजाइम जो है वो एंजाइम की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी बच्चों? आपको आपके टेक्स्ट बुक में एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिया है, उसमें मेंशन किया है कि एडवर्ड बूचर नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम एंजाइम को डिस्कवर किया था एक्सीडेंटली। मतलब उन्होंने ऐसा पर्टिकुलरली वो ढूंढने नहीं गए कि मुझे एंजाइम ही या फिर कुछ ऐसा ढूंढना है जो रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, लेकिन वो जो वर्क कर रहे थे वो ईस्ट ऑर्गेनिज्म पे करते थे। ईस्ट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज अ फंगल ऑर्गेनिज्म। ईस्ट ये क्या है? एक फंगल ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम सैकेरोमाइसिस क्रिविसाई भी है। ओके, तो ये जो ईस्ट ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म पे वर्क कर रहे थे। उसके अंदर इस ईस्ट के अंदर इसके वजह से फर्मेंटेशन की प्रोसेस हुई। क्या हुआ? फर्मेंटेशन हुआ। फर्मेंटेशन किसे बोलते हैं बच्चों? हम इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल। बबल फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी रिएक्शन कैरी आउट हुई। इसका मतलब जब एडवर्ड बूचर ये काम कर रहे थे, वो डिस्कवरी कर रहे थे, उस टाइम उनके ध्यान में आया कि ईस्ट में ऐसा तो कुछ प्रेजेंट है, ईस्ट में ऐसा कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सब्सटेंस प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है? फर्मेंटेशन को बढ़ा रहा है, चेंजेस करा रहा है। तो उस चेंजेस को फिर उसने नाम दिया, जो चेंजेस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ईस्ट में प्रेजेंट रहने वाला मॉलिक्यूल, उसे नाम दिया उन्होंने एंजाइम। उसे क्या नाम दिया उन्होंने? एंजाइम। एंजाइम का मतलब उन्होंने बोला है इन, और जाइम का मतलब बोला है ईस्ट। तो जो ईस्ट के अंदर प्रेजेंट है और रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, तो कंबाइनली उसे नाम दिया गया एंजाइम। कंबाइनली उसे क्या नाम दिया गया? एंजाइम। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एंजाइम है ये स्पेसिफिक होता है। एंजाइम इज स्पेसिफिक। ये क्या है? स्पेसिफिक है। फॉर व्हाट? फॉर स्पेसिफिक रिएक्शंस। किसी भी रिएक्शन के लिए सारे के सारे एंजाइम सिमिलर नहीं रहेंगे बच्चों। हर एक रिएक्शन के लिए मे भी कुछ जगह पे आपको सिमिलर मिल भी जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं वो एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए। मतलब अलग अलग रिएक्शंस में आपको अलग अलग एंजाइम नजर आएंगे। अब जिस सब्सटेंस पे एंजाइम एक्ट हो रहा है, जिस सब्सटेंस पे एंजाइम एक्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल द सब्सटेंस विच the substance in which enzyme act upon called, उस सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा? सबस्ट्रेट। उस सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा बच्चों? सबस्ट्रेट। जिस सब्सटेंस पे एंजाइम ने अपनी एक्टिविटी शो की। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं
अगर सुक्रोज मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं और सुक्रोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है इन दी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, क्या फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अब ऐसे ही फॉर्मेशन नहीं हुआ, वहां पे एंजाइम प्रेजेंट था। वो जो एंजाइम था वो था सुक्रेज। कौन सा था? सुक्रेज। सुक्रेज नाम का एंजाइम था। उस एंजाइम ने सुक्रोज को ब्रेक किया और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को बनाया। तो इसमें एज अ सबस्ट्रेट कौन होगा? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन होगा? सुक्रोज। क्योंकि इस एंजाइम ने किस पे एक्टिविटी शो की है? सुक्रोज मॉलिक्यूल पे एक्टिविटी शो की है। तो इसके वजह से यहाँ पे सुक्रोज हो गया सबस्ट्रेट। मतलब क्या कि जो मॉलिक्यूल जिस सब्सटेंस पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी एक्ट करता है या फिर उस पे एक्ट होता है, तो उस सब्सटेंस को बोलेंगे हम सबस्ट्रेट। अब देखो, अब डिफरेंट रिएक्शंस कैरी आउट हो रही है, तो पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं। अब दो तरीके के एंजाइम प्रेजेंट है, दो तरीके के एंजाइम प्रेजेंट है। एक है एंडो एंजाइम और दूसरा है एक्सो एंजाइम। ओके, एंडो एंजाइम कहाँ बोला है? एंडो एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? व्हेन रिएक्शन कैरी आउट इन दी सेल। अगर कोई रिएक्शन सेल के अंदर, आप लोगों को पता है सेल से हमारी बॉडी बनती है, ऐसे सेल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेल के आजू बाजू में भी आपको यहाँ पे बॉडी फ्लूइड नजर आता है। बॉडी फ्लूइड नजर आता है। बॉडी फ्लूइड में लिम्फ भी है, ब्लड भी है। तो हमारे सेल के आजू बाजू में ब्लड भी है ना, तो दो जगह पे रिएक्शंस कैरी आउट हो सकती है। एक तो ओपन स्पेस मतलब बॉडी फ्लूइड में, और एक तो सेल के अंदर। ये सेल है। अगर रिएक्शन सेल के अंदर कैरी आउट हो रही है तो वहां पे पर्टिकुलर एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे, एंजाइम विच प्रेजेंट इन दी सेल। जो एंजाइम सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसे बोला जाएगा एंडो एंजाइम, और वो रिएक्शंस को आगे बढ़ाएगा, एक्सीलरेट करेगा। एग्जाम्पल क्या मेंशन किया है बच्चों यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। कौन सा एंजाइम मेंशन किया है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। सेकेंडली यहाँ पे बोला गया है एक्सो एंजाइम। एक्सो एंजाइम किसे बोलेंगे बच्चों हम? एक्सो एंजाइम किसे बोलेंगे? जहां पे रिएक्शन कहाँ कैरी आउट हो रही है? कैरी आउट आउटसाइड दी बॉडी, आउटसाइड दी बॉडी, जहां पे रिएक्शन आउटसाइड दी सेल, आउटसाइड दी सेल। सेल बॉडी के बाहर कैसे? सेल के बाहर, मतलब ये सेल है, सेल के बाजू में जो फ्लूइड है वहां पे अगर रिएक्शन कैरी आउट होगी तो उसे हम बोलेंगे एक्सो एंजाइम, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। एंजाइम which present in the body fluid, in the body fluid. ओके, तो इसका एग्जाम्पल आपको मेंशन किया है फंगाई। फंगाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन फंगाई में एक्सो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और वो एक्सो एंजाइम क्या करेंगे बच्चों? बॉडी फ्लूइड के अंदर रिएक्शंस कैरी आउट करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे इन केस ऑफ अ फंगाई। ओके, सो ये सारे जो है इट इज अगेन बिलोंगिंग टू अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम। ये क्या है? जनरल इंट्रोडक्शन है ऑफ द एंजाइम। हमने एंजाइम के बारे में इससे पहले भी डिस्कस किया है। इट इज अ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। एंजाइम कौन से स्ट्रक्चर से बना है? प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर से बना है बच्चों एंजाइम। ओके, सो इट इज अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द एंजाइम। इसको एक बार देख लो, मे बी स्क्रीनशॉट निकालने के लिए आपको काम आएगा, मे बी स्क्रीनशॉट निकालने के लिए आपको काम आएगा। ओके, थोड़ा इसको सेट कर लेती हूँ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी नेचर ऑफ एंजाइम। दूसरा हमें डिस्कस करना है नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नेचर, ठीक है। एंजाइम कितने तरीके के नेचर शो करते हैं? तो एंजाइम हैविंग टू काइंड्स ऑफ नेचर, one that is a proteinaceous nature, fully proteinaceous nature, and second one that is a conjugated enzymes. Okay, next point we have to discuss
नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नेचर डिस्कस करना है, मतलब किस तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसका नेचर हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फुल्ली प्रोटीनेशियस नेचर। वन, फुल्ली प्रोटीनेशियस एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम जो फुल्ली प्रोटीन होते हैं, ऐसे एंजाइम जो फुल्ली, उसमें जो बने हैं एंजाइम्स वो फुल्ली प्रोटीन पार्ट से बने हैं, ऐसे एंजाइम्स जो फुल्ली प्रोटीन पार्ट से बने हैं, दोज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज अ प्रोटीनेशियस एंजाइम्स। उन एंजाइम्स को बोलेंगे हम प्रोटीनेशियस एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो कि प्रोटीएज ये एंजाइम है, दिस इज वन द एंजाइम, इट स्प्लिट अप और हाइड्रोलाइज्ड, ये ब्रेक हुआ या फिर स्प्लिट अप हुआ, किसमें स्प्लिट अप हुआ, प्रोटीन में। जब भी ये हाइड्रोलाइज होता है तो ये कन्वर्ट होता है बच्चों प्रोटीन में, इट कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटीन, तो ये एंजाइम है। क्या बना, एंजाइम ब्रेक होके क्या बना, प्रोटीन बना, तो इसे हम बोलेंगे प्रोटीनेशियस एंजाइम, कि जहां पे एंजाइम सिर्फ प्रोटीन पार्ट से बने। सेकेंड नेचर शो करता है ये, दैट इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब बताओ, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को हमने डिस्कस किया था इससे पहले इन प्रोटीन पोर्शन, जब हमने प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस की। अब देखो कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होगा बच्चों, कि जहां पे प्रोटीन के साथ, जहां पे प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पोर्शन प्रेजेंट है, जहां पे प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पोर्शन प्रेजेंट है, और जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल रहे हैं। और ये कंबाइन होके ना, ये दोनों कंबाइन होके जो बनता है वो होता है एंजाइम। लेकिन कौन सा एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम बना यहाँ पे, कॉन्जुगेटेड एंजाइम बना। जब प्रोटीन कंबाइन होता है नॉन प्रोटीन पोर्शन के साथ में, उसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब देखो, जब भी हमने एग्जाम्पल मेंशन किया है, हमने प्रोटीन में इसका एग्जाम्पल पढ़ा था, आई थिंक कौन सा था वो, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे ग्लोबिन और हीमो ये दो पोर्शन है, ओके। तो इसमें से जो ग्लोबिन है ना बच्चों, ये प्रोटीन है, दिस वन इज द प्रोटीन, ये प्रोटीन पोर्शन है। आपको दिया नहीं इस पोर्शन में, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। और हीमो मतलब होता है नॉन प्रोटीन पोर्शन, नॉन प्रोटीन पोर्शन, ओके। मतलब नॉन प्रोटीन कंबाइन हुआ प्रोटीन के साथ में, और यहाँ पे बना कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बना था। यहाँ पे क्या बना था, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बना था। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एंजाइम बन रहा है। कैसे बन रहा है, जब प्रोटीन कंबाइन हो रहा है नॉन प्रोटीन पोर्शन के साथ में, तो उस तरीके से एंजाइम्स बन रहे हैं। मैं यहाँ पे हार्डली एक एग्जाम्पल मेंशन कर रही हूँ आपको कि ये ग्रुप हमने डिस्कस किया। हमने वहां पे न्यूक्लियोप्रोटीन भी देखा है, हमने वहां पे लिपोप्रोटीन भी देखा है, हमने वहां पे म्यूकोप्रोटीन भी देखा है, ओके। लिपोप्रोटीन में लिपिड होता है और प्रोटीन होता है, तो लिपिड इज अनदर पोर्शन एंड प्रोटीन इज द प्रोटीन पार्ट, ओके। तो ये सारे पोर्शन हमने वहां पे डिस्कस किए। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि प्रोस्थेटिक ग्रुप किसे बोल रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है ना बच्चों, इन बिटवीन द प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पोर्शन, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ केमिकल बॉन्ड। इन बिटवीन, किनके बीच में, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पोर्शन, प्रेजेंस ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है, और वो केमिकल बॉन्ड हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता, वो केमिकल बॉन्ड रिमूव नहीं होता, हाइड्रोलिसिस की वजह से वो रिमूव नहीं होगा। इफ इन केस, यहाँ पे लिखेंगे नॉट रिमूव्ड, ये क्या होता नहीं है, रिमूव नहीं होता है बाय हाइड्रोलिसिस, ओके। हाइड्रोलिसिस से, ब्रेकडाउन से ये रिमूव नहीं होगा। अगर प्रोटीन ग्रुप में से नॉन प्रोटीन पोर्शन, अब प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर निकाल दो, when prosthetic group removed from enzyme, conjugated enzyme, अगर हमने कॉन्जुगेटेड एंजाइम से प्रोस्थेटिक ग्रुप को रिमूव कर दिया,
अगर हमने कॉन्जुगेटेड एंजाइम में से प्रोस्थेटिक ग्रुप को रिमूव कर दिया, जिसे हम नॉन प्रोटीन पोर्शन बोल रहे हैं, तो एंजाइम क्या हो जाएगा? एंजाइम बिकेम्स इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा बच्चों? वो इनएक्टिव स्टेज में हो जाएगा। एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। उनकी दो स्टेजेस होती है, एक है स्टेज जिसे हम एक्टिव स्टेज बोलते हैं और दूसरी है स्टेज उसे हम इनएक्टिव स्टेज बोलेंगे। अगर we are using a conjugated enzyme and when we remove the prosthetic group from that conjugated enzyme, in that case that conjugated enzyme became inactive। वो क्या हो जाएंगे? वो inactive हो जाएंगे। Okay, so it is another general structure of the nature of enzyme। ये nature of enzyme है conjugated enzyme का पोर्शन। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आपके लिखने के लिए, स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, देन उसके बाद में वी हैव टू डिस्कस अनदर पोर्शन और अनदर पोर्शन विच इज प्रेजेंट इन एंजाइम। ये तो हमने देख लिया, ये प्रोटीनेशियस है, कॉन्जुगेटेड है। इसके अलावा भी प्रोटीन एंजाइम्स में कुछ पार्ट प्रेजेंट होते हैं। देख लो यहाँ पे, इसके अलावा भी प्रोटीन में कुछ पार्ट प्रेजेंट होते हैं। उन पार्ट्स की हम स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि एंजाइम्स में ऐसे कौन से पोर्शन होते हैं। तो एंजाइम बना किससे है? इन एंजाइम प्रेजेंस ऑफ टू ग्रुप, दो ग्रुप प्रेजेंट है वहां पे। वन ऑर्गेनिक ग्रुप और सेकंड है इनऑर्गेनिक ग्रुप। ओके, ऐसे दो ग्रुप प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक ग्रुप और इनऑर्गेनिक ग्रुप। देखो, ऑर्गेनिक जो ग्रुप है और इनऑर्गेनिक जो ग्रुप है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? जो ऑर्गेनिक ग्रुप है एंजाइम के साथ जब कनेक्ट होता है तो वो टाइटली कनेक्ट होता है, टाइटली अटैच होगा। क्या होगा? इट इज टाइटली अटैच विद द एंजाइम। जब ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच होगा बच्चों, तब वो टाइटली अटैच होगा किसके साथ में? एंजाइम के साथ में। अगर हम इनऑर्गेनिक ग्रुप की बात करें तो ये लूजली अटैच होता है। इट इज लूजली अटैच विथ एंजाइम। अगर ये टाइटली अटैच है और ऑर्गेनिक ग्रुप है तो इसे बोला जाएगा कोएंजाइम्स। इट इज कॉल्ड एज अ कोएंजाइम्स। ओके, अगर ये टाइटली अटैच है और ऑर्गेनिक है। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक ग्रुप की और अगर ये लूजली अटैच है तो इसे बोला जाएगा कोफैक्टर। क्या बोला जाएगा? कोफैक्टर। एग्जाम्पल मेंशन किए हैं यहाँ पे NAD और दूसरा है FAD, निकोटीना एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, फ्लेवाइन एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। ओके, ये यहाँ पे दो ग्रुप आपको लॉन्ग फॉर्म आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वहां पे देख लो। उसके अलावा अगर हम इनऑर्गेनिक ग्रुप के एग्जाम्पल मेंशन के तो वहां पे मेटल्स इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएंगे? यहाँ पे मेटल्स आएंगे। एग्जाम्पल में क्या आएंगे? मेटल्स आएंगे। अब ये मेटल्स क्या होते हैं? कौन से मेटल है? मेटल्स में एग्जाम्पल बताओ, आप लोगों को पता है। आयरन है, जिंक है, बताओ फिर से, मैग्नीशियम है, ओके, एटसेट्रा। कंसिडर कर लो, ये सारे के सारे क्या है? मेटल्स है। तो मेटल्स अगर ये ग्रुप अटैच हो रहा है एंजाइम के साथ में इनऑर्गेनिक, तो हम उसे कोफैक्टर बोलेंगे। और एंजाइम के साथ अगर ये ग्रुप अटैच हो रहा है ऑर्गेनिक, तो हम इसे कोएंजाइम्स बोलेंगे। ध्यान में रखना, ये बेसिक डिफरेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको कोफैक्टर्स में बताया गया है, आपके बुक में मेंशन किया गया है बच्चों कि एक एग्जांपल दिया है, देख लो वहां पे आपके टेक्स्ट बुक में कौन सा एग्जांपल दिया है। जैसे आपको मैग्नीज बताया गया है। मैग्नीज ये मेटल है, लेकिन ये मेटल है, ये किसका फैक्टर है? कोफैक्टर है। इट इज द कोफैक्टर ऑफ पेप्टिडेज। कौन सा एंजाइम का? पेप्टिडेज। पेप्टिडेज नाम के एंजाइम का ये कोफैक्टर है। पेप्टिडेज नाम के एंजाइम का ये क्या है? कोफैक्टर है। अलॉन्ग विद दैट आई थिंक आपको एक फिर से एग्जांपल दिया है, देख लो। आपको आपके बुक में वहां पे मेंशन किया होगा एक बार। ओके, देन आयरन जो मॉलिक्यूल होता है ना बच्चों, ये आयरन मॉलिक्यूल जो है, ये आयरन मॉलिक्यूल भी इसी का कोफैक्टर है। किसका कोफैक्टर है? आई थिंक इट इज कैटालेज।
कैटालेज नाम का एंजाइम है, उस कैटालाइज नाम के एंजाइम का ये कोफैक्टर आयरन। ओके, जो हमें बुक में मेंशन किए वही हम पढ़ेंगे, ज्यादा आपका कंफ्यूजन नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखो कि एंजाइम दो ग्रुप में डिवाइड हुआ है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, देन टाइटली अटैच, लूजली अटैच। जो टाइटली अटैच है उसे हम कोएंजाइम बोलेंगे, जो लूजली अटैच है उसे कोफैक्टर बोलेंगे। ये एग्जाम्पल है NADFAD, और ये सारे मेटल्स इंक्लूड होते हैं कोफैक्टर ग्रुप में। ओके, तो ये हुई जनरल इंट्रोडक्शन और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम किस तरीके के नेचर शो करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। ओके, थैंक यू।